An electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passengers is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The maximum power delivered by the motor to the lift in watt is. सपोज कीजिए ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट पे एक पैसेंजर है जिसकी मैक्सिमम लोड जो है वो mg है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो इसे फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट है वो एक रस्सी से टंगी रहती है, रस्सी पे जो टेंशन क्रिएट होता है वो है ना इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। दिस इज टी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कर रही है। तो जो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। कौन सी फोर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? फोर्स वो फोर्स होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द लिफ्ट अप, टू लिफ्ट अप। लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सी फोर्स? दिस इज टेंशन, टेंशन की फोर्स, है ना। अब ये बताइए टेंशन किसके बराबर हो जाए? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन जो होगा है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? mg प्लस एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि t इंटू एफ। दिस इज mg प्लस एफ इंटू वी। जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें तो mg कितने दिए हुए? m 2000 इंटू जी 10 प्लस 3000 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 1.5। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 34500 वाट। अब आप मैच करिए कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियाई R1 R2 दिया हुआ है। R1 इज ग्रेटर देन R2, दिस इज R1। दूसरा हॉलो स्फेयर है जिसकी रेडियस है R2, R1 ग्रेटर देन R2 है, दिस इज गिवन कंडीशन। सेम चार्ज दिया गया है प्लस Q एंड प्लस Q। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्फेयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, लार्जर रेडियस के स्फेयर का या स्मॉलर रेडियस का स्फेयर का। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। हॉलो स्फेयर है तो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल होता है इसका के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर। के क्या होता है? के है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट। क्यू, क्यू जो है वो बोथ स्फेयर पे सेम चार्जेज हैं, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम होगा, और अगर रेडियस स्मॉलर होगा मीन्स स्मॉल है मिनिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो R1 गिवन है, R1 ग्रेटर देन R2, सो V2 ग्रेटर देन V1, यानी कि potential of a smaller radius is greater than potential of higher radius। कौन सा है? more on the smaller, option number 2। next question, a cell of mass m is rest initially। एक सेल है जिसकी मास जो है m है, ये रेस्ट में है। कौन से कंडीशन में है? ये रेस्ट में है। इट एक्सप्लोड्स, ये क्या हो जाती है ना, एक्सप्लोड करती है, यानी कि इसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 3 पार्ट में ये ब्रेक होते हैं। प्रत्येक पार्ट का मास रेशियो दिया हुआ है 2:1, 2:2:1। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
दो फ्रैक्शन जिसका मास सेम है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना मूव करती है विथ स्पीड v, है ना। अगर मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में जो फ्रैक्शन है टू वाला फ्रैक्शन मूव कर रहा है, इधर जो मूव कर रहा है इधर भी टू वाला मूव कर रहा है, दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, टोटल मास m है, तो जो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मास कितना होगा। तो अगर हम इसकी मास की बात करते हैं तो इसका मास होगा यहाँ पे 2m/5। जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मास हो जाएगा 2m/5। दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, इसके साथ वेलोसिटी भी है v, इसका भी वेलोसिटी है v। तो आपको निकालना क्या है, थर्ड पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन है ना, एक्सप्लोजन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, और अगर फोर्स एक्सटर्नल वर्क कर रहा है वो जीरो है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है वो फोर्स अगर जीरो होता है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें एफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। और अगर मोमेंटम कंजर्व होता है तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, अब देखिए फाइनल मोमेंटम क्या है, एक पार्ट जो है 2m/5 वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दूसरा पार्ट 2m/5 है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। थर्ड पार्टिकल के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले देख लीजिए, अब चूंकि फाइनल मोमेंटम की बात करता है तो एक्सप्लोजन के बाद दो डायरेक्शन तो हमें मालूम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये P1 है, P1 हो जाएगा 2m/5vi। अगर हम इसकी मोमेंटम की बात करते हैं तो अगर ये P2 है तो इसकी मोमेंटम हो जाएगी 2m/5vj, वाई बी जे। थर्ड के लिए मैंने मान लिया है कि P3 होगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। चूंकि बॉडी है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, हम इनिशियल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 यानी कि 2m/5vi प्लस 2m/5vj प्लस P3 इक्वल टू जीरो। P3 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि एक वेक्टर फॉर्म में आएगा, P3 इक्वल टू -2m/5vi माइनस 2m/5vj -2m/5 सॉरी प्लस 2m/5 अगर हम कॉमन लेते हैं, v भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -i -j। मैग्नीट्यूड की पूछ रहा है बात, है ना, मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछ रहा है तो v क्या होगा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो पहले हम है ना मोमेंटम की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ये हो जाएगा कितना, 2m/5v इंटू √2। ये वेक्टर में है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू √2, तो √2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ चुका है, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है ना, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। जो पार्टिकल्स थर्ड पार्टिकल है इसका मास का रेशियो कितना है, 1 है, इसका मतलब है कि m/5 होगा, m/5 इंटू वेलोसिटी हम v डैश कर लेते हैं, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 2m/5v इंटू √2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट, तो v डैश होगा वो 2√2v होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा। दो कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कंडक्टर का कंपोनेंट है और दूसरा सेमी कंडक्टर का कंपोनेंट है। दोनों पे टेम्परेचर के इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा या सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो देखिए हम बात करते हैं फॉर कंडक्टर।
हम पहले कंडक्टर की बात करते हैं। अगर कंडक्टर में इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज। अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन इंक्रीज होगा। और अगर कोलिजन इंक्रीज करता है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कंडक्टर को जब हम, है ना, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नाउ फॉर सेमीकंडक्टर में केस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर की जो बिहेवियर होती है वो कंडक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। इफ टी इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज करता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न, एन दिया हुआ है 100 टर्न है यहाँ पर। आर दिया हुआ है रेडियस 1 मिलीमीटर का है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1 × 10⁻³ मीटर। इफ 1 एम्पियर करेंट फ्लो इन द सोलेनॉइड, करेंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में वो 1 एम्पियर की है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B = μ0 Ni, वेयर B = मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, N = नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I = करंट फ्लो, this is also written as B = μ0 N/L into I। पुटिंग द वैल्यू, अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं B = 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू इंटू N 100 टर्न दिया हुआ है अपॉन 1 × 10⁻³ लेंथ इंटू करंट 1 एम्पियर। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आएगा आपका 4 पाई, सॉल्व करते हैं तो 4 पाई इंटू 10⁻² टेस्ला, 4 × 3.14 इंटू 10⁻² टेस्ला, एंड फाइनली ये आता है 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड, टेंशन को अगर हम डबल करते हैं, देन रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, कहता है कि एक रस्सी बंधी हुई है मान लिया जाए, ठीक है। इस रस्सी में इनिशियली टेंशन T1 है। जब इस टेंशन को हम डबल करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव जो ट्रेवल कर रही थी स्ट्रिंग में, है ना, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो फॉर स्ट्रिंग के केस में हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेंशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहां पे क्या है, वेयर V = स्पीड ऑफ वेव, T = टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है। देन V1/V2 = रोट ओवर T1/T2। आप सिर्फ वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या निकालना था, रेशियो निकालना था किसका, वेलोसिटी का।
ठीक है। तो जब वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो निकालना है तो v1/v2 इक्वल टू टेंशन को डबल कर दिया गया है, तो पहले अगर t था तो दूसरे में क्या हो जाएगा 2t, t कैंसिल आउट 1/√2। तो अगर हम बात करते हैं v1/v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 मीटर। 10 मीटर का एक रॉड है जिसके दो एंड पे दो मास कनेक्टेड है, दोनों एंड पे दो मास कनेक्टेड है। एक पे जो मास है वह 10 kg रखा हुआ है, दूसरे एंड पे जो मास कनेक्टेड है उसका जो मास है वो है 20 kg। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। लेंथ जो है रॉड की वो दी हुई है 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। रॉड की मास है वो नेग्लिजिबल है, तो कहता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आपको COM फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 10 kg। 10 kg से आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ऑरिजिन फिक्स करना होगा। मैंने ऑरिजिन मान लिया है 10 kg वाले मास पे। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्योंकि जो सिस्टम है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलाउंग लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के केस में अगर हम बात करें ना, एक्स कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एक्स का यूज करेंगे। एक्स इक्वल टू होता है आपका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना दिया हुआ है 10 kg, 10 इंटू x1 होता है ऑरिजिन से मास m1 का डिस्टेंस। क्योंकि ऑरिजिन मैंने m1 मास पे ही कंसीडर किया है तो x1 क्या हो जाएगा 0 प्लस 20 इंटू x2 होता है मास m2 का ऑरिजिन से डिस्टेंस। ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, अपॉन टोटल मास यानी कि 10 kg प्लस 20 kg। कितना आएगा ये 200 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 20/3 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 20/3 मीटर फ्रॉम द 10 kg मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये जो ग्राफ दिए हुए हैं सभी ग्राफ में डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ये जो P है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो P है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन सा ग्राफ है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है बिटवीन रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम का। तो पहले देखिए है ना, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, according to de Broglie principle, de Broglie wavelength lambda इक्वल टू h/p। लैम्डा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ h प्लैंक कांस्टेंट, p मोमेंटम, h is the constant, so lambda directly proportional to inversely proportional to 1/p। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। ये भी हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होगा। ये जो है ठीक है, ये जो है आपका इसको ये भी लिख सकते हैं लैम्डा पी इक्वल टू कांस्टेंट। ये है एक्सपी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका शो करता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस शो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आप चेक कीजिए इसमें से कौन सा ग्राफ है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपी इक्वल टू कांस्टेंट वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर ग्राफ है वो हाइपरबोलिक ग्राफ है। सो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होगा वो हाइपरबोलिक होगा, वो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के रिगार्डिंग है, अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस, है ना, 4 प्रोसेस दिया हुआ है, 1 2 3 4। आपको चूज करना है ये 4 प्रोसेस के रिगार्डिंग कि कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक है, कौन आइसोबेरिक है, कौन आइसोथर्मल है और कौन सा आइसोकोरिक है। कौन सा गैस है? आइडियल गैस है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल के केस में, आइडियल गैस के केस के रिगार्डिंग ही यहाँ पे एक्सप्लानेशन देंगे। अब आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्राफ एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का है। ग्राफ जो है वो ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है। तो ग्राफ जो है 1 या 2 या 3 या 4 जो भी ग्राफ है, चारों का चारों जो ग्राफ है वो एक्सपेंशन को शो करता है। 1 भी एक्सपेंशन है, 2 भी एक्सपेंशन है, 3 भी एक्सपेंशन है और 4 भी एक्सपेंशन है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन ग्राफ है? क्योंकि 1 पे दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब आप देखिए कि फाइनल पॉइंट पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करता हो और वॉल्यूम इंक्रीज करता हो तो ये जो प्रोसेस होता है वो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। तो 4 ग्राफ 1 2 3 4 है, ये चारों के चारों, है ना, ऑल 4 आर एक्सपेंशन कर्व, ये एक्सपेंशन कर्व है। आपको प्रोसेस बताना है कि 1 कौन सा प्रोसेस है, 2 कौन सा प्रोसेस है, 3 कौन सा प्रोसेस है और 4 कौन सा प्रोसेस है। अब देखिए प्रोसेस 1 की बात करते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो वॉल्यूम का प्रोसेस है ना, सॉरी, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इनिशियल टू फाइनल थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो V इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब 4 को देख लीजिए, इजी है थोड़ा। इनिशियल से फाइनल के बीच में थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। 1 इज आइसोकोरिक, सेकेंड है ना, 4th इज आइसोबारिक। कंफ्यूजन 2 और 3 में है, दोनों मिलता जुलता कर्व है, दोनों सिमिलर शेप का कर्व है ना। इसमें से 3 और 2 में एक कर्व है वो एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कर्व है वो, है ना, आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करता है ना। हमेशा आपको ध्यान देना है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। अब आप देखिए यहाँ पे एडियाबेटिक कर्व, है ना, कौन सा हो सकता है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा प्रोसेस है जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? तो ग्राफ 2 जो है, ग्राफ 2 जो है उसका स्लोप ज्यादा है ना। इसका मतलब ये है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। सी, है ना, 3 नंबर जो रिमेनिंग बच गया है ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पीवी डायग्राम दिया हुआ है और आपको कंपेयर करना है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बीच में, तो आप हमेशा स्लोप देखेंगे। जब भी स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा। चाहे प्रोसेस आपका एक्सपेंशन हो चाहे आपका कंप्रेशन हो। अब हम कंप्रेशन के केस को भी देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज P एंड दिस इज V। अगर मान लिया दिस इज इनिशियल पॉइंट तो एक कर्व ये बनेगा और एक कर्व ये बनेगा। अब आप यहाँ से चेक करके बता सकते हैं, अगर ये 1 है और ये 2 है तो अब किसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है। दिस इज एडियाबेटिक, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। इसका स्लोप कम है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। 1 है वो आइसोथर्मल है, सेकंड होगा वो एडियाबेटिक होगा। ये पूरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑफ क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ यूनिट होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल
प्लेन एंगल और है ना सॉलिड एंगल बोथ हैव यूनिट विदाउट डायमेंशन। दोनों का यूनिट है बिना डायमेंशन का। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा होगा। यूनिट बट नो डायमेंशन। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, कैसा भी एंगल हो, चाहे वो प्लेन एंगल है चाहे वो सॉलिड एंगल है, ठीक है, दोनों एंगल में यूनिट होते हैं, डायमेंशन नहीं होता। प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, सॉरी प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, लेकिन दोनों ही एंगल के पास डायमेंशंस नहीं होते हैं। 11 क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है। सपोज करिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड में मैंने एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू चार्ज। अब चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करेगा। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करेंगे, हमारा जो सरफेस है वो सर्कुलर नेचर का है, तो ये बिहेव करेगा एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों करेगा? क्योंकि चार्ज से इसके सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। तो जब पोटेंशियल सेम रहता है तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। आपको एंगल निकालना है कि एंगल क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इमर्ज होता है और टर्मिनेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज इमर्ज एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस टर्मिनेट और इमर्ज होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 12 नंबर, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 to power -2 upon root pi meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is। करंट डेंसिटी होता है J इक्वल टू आई बाई ए। आई हो गया करंट फ्लो, ये हो गया आपका एरिया। अब देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। एरिया होता है आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर सकते हैं या फिर पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो एरिया पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया के लिए पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, देखिए रेडियस कितना है? 10 to power -2 बाई पाई, यानी कि 10 to power -2 अपॉन रूट पाई का स्क्वायर। दिस बिकम 10 to power -4 अपॉन 10 to power -4 ओनली, 10 to power -4 ओनली मीटर स्क्वायर। आई आपको कैलकुलेट करना है, आई डायरेक्टली वे में नहीं दिया हुआ है, तो आई कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर होगा, ठीक है। और V इक्वल टू को हम क्या लिखते हैं? V को हम लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू L इंटू लेंथ अपॉन आर। अब डेटा फिल कर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो 10 इंटू लेंथ इज 10 मीटर, 10 अपॉन रेडियस, वेयर इज रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम। सो करंट इक्वल टू 10 एम्पियर। करंट कितना आ गया है? 10 एम्पियर आया है। यहाँ पे वैल्यू टू करंट कितना आया? 10 एम्पियर, तो 10 अपॉन एरिया कितना आया है? 10 टू पावर -4, कितना आएगा ये? 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 5, सॉरी 10 टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। And the right answer is option number 4. Next question 13. In the given nuclear reaction, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, द एलिमेंट X, आपको एलिमेंट X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि X की वैल्यू क्या है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है? A ने 1123,
n है 1123, ये कन्वर्ट होता है x प्लस ई प्लस प्लस न्यू। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्चुअली में ये बीटा डीके रिएक्शन है। दिस इज बीटा डीके रिएक्शन, बीटा डीके रिएक्शन। और बीटा डीके रिएक्शन में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिक्रीज बाई 1, डिक्रीज बाई 1। जब 1 से डिक्रीज करता है तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ए ने जो 1123 था वो x में कन्वर्ट हुआ है, तो एटॉमिक नंबर किससे डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 10। एटॉमिक मास किससे डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस ई प्लस न्यू। अब आप मिलाइए है ना, अब आप यहाँ से ऑप्शन से मैच करिए कि 10 और 22 किसका दिया हुआ है। 11 13 ये नहीं होगा, 10 23 नहीं होगा, 10 एंड 22 दिस इज ऑप्शन नंबर 3 एनी। तो जो एक्स एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, एनी एलिमेंट होगा, यानी कि नियॉन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो बॉडी का, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2। बॉडी 1 के लिए एंड बॉडी 2 के लिए। बॉडी 1 के लिए जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है, बॉडी 2 के लिए जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, तो स्लोप का डिफरेंस है। 1 का स्लोप जो है वो 45 डिग्री का है, सेकंड का स्लोप है वो 30 डिग्री का है। तो आपको पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है v1 बटी v2 कितना होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये कैसा मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। और फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होता है ना, किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। और स्लोप किसके बराबर होता है, tan ऑफ द एंगल, यानी कि tan थीटा के बराबर होता है। तो अब v1 निकाल लीजिए। अगर हम v1 फाइंड आउट करते हैं तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई सॉरी इक्वल टू 1 ओनली 1 इक्वल टू 1। v2 कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ना रेशियो, यानी कि v1 अपॉन 30 है ना। रेशियो पहले 30 डिग्री दिया हुआ है ना, बाद में 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो v2 अपॉन v1 करना था, न कि v1 अपॉन v2 करना था। तो आपको v2 अपॉन v1 करना है, तो 1 बाई रूट 3 बाई 1, दिस इज 1 बाई रूट 3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v2 इज टू v1 इक्वल टू 1 इज टू रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 में कन्वर्ट होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, in half wave rectification, if the input frequency is 60 hertz then the output frequency would be, we know that for half wave rectification output frequency will be equal to input frequency। input frequency है ना, input frequency is given 60 hertz, 60 hertz। so what will be output frequency, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 16, the ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk, जो शेप दिया हुआ है, जो शेप दिया हुआ है वो कौन सा कैसा शेप है, ये डिस्क है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक सेंटर से पास करता है उसका एक्सिस, एंड इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिस्क है
तो एक एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से क्रॉस करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दूसरा एक्सिस है वो इसके डायमीटर से क्रॉस करता है। एक एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से क्रॉस करता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और जो दूसरा एक्सिस है वो डायमीटर से क्रॉस करता है। मैंने मान लिया कि एक्सिस नंबर 1 इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड एक्सिस नंबर 2 इज अलोंग द डायमीटर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम हो गया है आपका मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क, के को ही बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखिए मास जो है डिस्क का, चाहे वो हम एक्सिस 1 की बात करें या एक्सिस 2 के लिए बात करें, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अब चूंकि मास हमेशा कांस्टेंट होता है तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना किसका हो जाएगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई हो जाएगा। दो एक्सिस है, दो एक्सिस है 1 और 2, अगर इसके अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन k1 है और एक्सिस 2 के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन k2 है, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं k1 अपॉन k2 डायरेक्ट सॉरी इक्वल टू i1 अपॉन i2, i1 अपॉन i2। एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है और एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 है। चूंकि एक्सिस 1 जो है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्क है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू। i2 चूंकि ये एक्सिस है वो डायमेट्रिकली एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए, रूट ओवर i1 एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 4, ये ओवर में आएगा इक्वल टू कितने होंगे ये एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 4/2 हो जाएगा रूट में, यानी कि √2 होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है रेशियो तो k1 इज टू k2 इक्वल टू √2 इज टू 1। आंसर ऑप्शन विल बी 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ, next 17. When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, एक फोटोइलेक्ट्रिक मेटल है, सेम मेटल है, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसी मेटल पे एक दूसरी लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है। दियर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका ये है आपका Vs/2 एंड Vs, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs रेस्पेक्टिवली। देन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल, तो इस मेटल को आपको फाइंड आउट करना है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है कि जो मेटल है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सा है। ये केस 1 है, मैंने इसे केस फर्स्ट मान लिया है और ये केस सेकंड मान लिया है। ठीक है, चलिए फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? E इक्वल टू ई नॉट प्लस EVs, वेयर E इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, E नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, EVs हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, VS VS हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
अब इसको कन्वर्ट कर भी कर सकते हैं। अगर कहीं इस इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस फॉर केस वन। फॉर केस वन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी एस वाई टू इक्वेशन वन। फॉर केस टू एच न्यू वाई टू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस इक्वेशन टू। थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों केस में सेम रहेंगे। डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस बाई टू अपॉन एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से न्यू नॉट निकलेगा और न्यू नॉट होता है न्यू नॉट इक्वल टू 3 by न्यू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू दी। जो दिया हुआ डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है ये किसका डायमेंशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है, सेल्फ इंडक्टेंस का है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है, या इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का है, परमिटिविटी का है, या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का है। ठीक है, अब ये चारों के पहले हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे एम एल स्क्वायर है तो ये भी गलत होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसका जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो जो गिवन डायमेंशन है वो किसका है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है। फोर्थ भी देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी टू पावर 4 एंड ए स्क्वायर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन द गिवन सर्किट ABC, तीन सर्किट दिया हुआ है ABC, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन। आप ध्यान से देखिएगा तो तीनों सर्किट में दो दो सेमीकंडक्टर कनेक्टेड है। ठीक है, एक पी टाइप एन टाइप का है, यानी कि जो इसमें 6A में दो सेमीकंडक्टर है, दोनों पीएन का है। बी में भी दो सेमीकंडक्टर है, पीएन और एनपी का है। सी में दो एनपी का है। अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये तीन सर्किट में, सर्किट एक, सर्किट बी और सर्किट सी में कौन सा ऐसा सर्किट है जहां पे पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर का वाइजिंग देख लीजिए, कौन सा रिवर्स वाइज में है और कौन सा फॉरवर्ड वाइज में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी से कनेक्टेड है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है ये एन से कनेक्टेड है। दिस इज फॉरवर्ड वाइज, ये फॉरवर्ड वाइज है। सेकेंड को अगर हम देखते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये पी से कनेक्ट है ना, ये पी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है जो कि पी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स वाइज है। चेक है ना। नेक्स्ट सर्किट नंबर 3 की बात करते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है। दिस इज फॉरवर्ड वाइज। ए बी सी में ए और सी जो है वो फॉरवर्ड वाइज कनेक्टेड है। ओनली बी इज द कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज। ठीक है, बी जो है वो रिवर्स वाइज में कनेक्टेड है, ए और सी क्या है आपका? फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टेड है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा दो सर्किट होगा जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों है वो फॉरवर्ड वाइज्ड है तो ये दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग इस दोनों सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए और सी में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एनर्जी that will be ideally radiated by a 10 kilowatt transmitter in 1 hour is, we know that हम ये जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? ये 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट मीन्स 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। 1 किलोवाट आवर होता है वो 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल के बराबर होता है। कितना किलोवाट दिया हुआ है 1 आवर के लिए, यानी कि 100 किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा? 100 किलोवाट आवर में कितना होगा? तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 इंटू 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल एंड दिस बिकम 36 इंटू 10 टू पावर 7 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a young double-slit experiment, a student observed 8 fringes in a certain segment of a screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. एक स्टूडेंट है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब वो परफॉर्म कर रहा था तो जो लाइट वो यूज किया है वो है 100 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यूज किया था। तब वो स्क्रीन के, दिस इज द स्क्रीन पे सर्टेन पॉइंट पर, स्क्रीन के सर्टेन पॉइंट पे वो n फ्रिंजेज ऑब्टेन किया। कितना फ्रिंजेज? 8 फ्रिंजेज। ठीक है, जब वेवलेंथ लैम्डा है वो 600 नैनोमीटर है तो उसने कितना फ्रिंजेज ऑब्टेन किया है? 8 फ्रिंजेज ऑब्टेन किया है। ठीक है, दिस इज स्लिट S1 एंड दिस इज स्लिट S2। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल d, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, फिर कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज चेंज्ड, उसको क्या करता है वो अब जो स्टूडेंट जो इस टेस्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था वो अब लाइट की वेवलेंथ को चेंज करता है। अब जो उसने वेवलेंथ यूज किया है लैम्डा 1 है ना, लैम्डा 2 ये है आपका 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये हम नैनो और ये का फ्रिंज था N1। तो कहता है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितना आएगा, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ फ्रिंज आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये कहता है कि दोनों जो फ्रिंजेज बन रहे हैं वो एक ही लोकेशन पे बन रहे हैं, दोनों फ्रिंजेज एक ही लोकेशन पे बन रहे हैं। तो सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेज कितने होंगे? ठीक है, चलिए फ्रॉम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट H इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा d बाई d। H, व्हाट इज H? H इज द पोजीशन ऑफ places where fringes occur from the mean position. This is the mean position. मीन पोजीशन से जहाँ पे स्क्रीन जहाँ पे फ्रिंजेज बन रहे हैं उसका डिस्टेंस क्या होता है? H होता है। तो फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट H क्या होता है? n लैम्डा d बाई d। क्योंकि दोनों फ्रिंजेज एक ही जगह पे बन रहे थे, दोनों केस में फ्रिंजेज एक ही जगह पे बन रहे थे, तो H क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। अब चूंकि H कांस्टेंट होगा तो देखिए H कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट d कांस्टेंट होगा। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि H इक्वल टू कांस्टेंट, कैपिटल D इक्वल टू कांस्टेंट, स्मॉल d इक्वल टू कांस्टेंट। सो n लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। अब चूंकि n लैम्डा कांस्टेंट है तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू m2 लैम्डा 2 हम लिख सकते हैं। n1 कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? 600 नैनोमीटर है, तो 10 टू पावर माइनस 9 कर लेते हैं, इक्वल टू n2 हमें फाइंड आउट करना है। n2 इंटू लैम्डा 2 दिया हुआ है 400 नैनोमीटर है, यानी कि 10 टू पावर माइनस 9 कर लेते हैं। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया है। n2 इक्वल टू 8 इंटू 6/4 इक्वल टू 12, यानी कि 12 फ्रिंजेज बनेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, AC सोर्स में पीक वोल्टेज कितना होता है?
तो हमेशा याद रखना है कि जो पीक वोल्टेज होता है, पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू, यानी कि V पीक इक्वल टू √2 VRMS। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा होगा, √2 टाइम्स द RMS वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 3। इफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ सोप बबल एक्सपैंड, सोप बबल है, दिस इज द सोप बबल, ये एक्सपैंड कर रहा है। अगर मान लिया जाए ये पहले इसका इनिशियल रेडियस r था, अगर r इंक्रीज होगा तो कहता है प्रेशर इनसाइड बबल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा। अब आप देखिए, जब बबल का रेडियस इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि उसका शेप जो है वो इंक्रीज करेगा। अब शेप इंक्रीज करेगा, साइज, शेप और साइज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। अब चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि रेडियस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बायो कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दोनों साइड का। अगर मान लिया जाए ये दिस इज बायो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका दोनों साइड का 1 और 2 बोथ साइड का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है 1.5, तो कहता है पावर ऑफ द लेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए पावर जो होता है 1 फोकल लेंथ, और बायो कॉन्वेक्स लेंथ के लिए 1 फोकल लेंथ होता है μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए साइन कन्वेंशन यूज करते हुए, 1.5 -1 इंटू r1 कितना है 20 है, तो 1/0.2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर माइनस 1 ठीक है। अब यहाँ पे R2 को हमें निगेटिव लेना होगा, R2 को हमें निगेटिव लेना होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस है वो हमेशा लेंस के सेंटर से मेजर करते हैं। डिस्टेंस हमेशा लेंस के सेंटर से मेजर करते हैं, और अगर वो रे के लाइट की डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, उसके अपोजिट अगर हम मूव करते हैं तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, अब चलिए, अब R2 को हम यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे, यानी कि -0.2 इक्वल टू 1.5 -1 इंटू 10/2 प्लस 10/2 इक्वल टू 0.5 इंटू 10/2 प्लस 10/2 5 इंटू 10 कितना हो गया आपका 5 डायोप्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the distances traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second। सपोज करिए ये अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, इस पॉइंट से एक बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया गया है, दिस इज यू। ये बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी, t=0 जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं, t=0 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ पहुंची होगी, अगले 1 सेकेंड में बॉडी यहाँ पहुंची होगी, अगले 1 सेकेंड में बॉडी इस पोजीशन में पहुंची होगी, और अगले 1 सेकेंड में बॉडी अगर इस पोजीशन में पहुंची होगी, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड। तो जो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है ना, किस में पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, रेशियो में बात कर रहा है आपसे, आपको रेशियो में चाहिए कितना डिस्टेंस, वो कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करके ये बताना है कि रेशियो कितना होगा। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन है कि बॉडी
जो है वो फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है और फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सिंपल सा रेशियो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ सेकेंड में तो आगे 9 ऐड हो जाएगा, पूछा जाए सिक्स सेकेंड में तो आगे और उसका ऑड नंबर का जो है सीक्वेंस वो ऐड करते चलेंगे। तो 1:3:5:7, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।